हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब अपने घर में सेफ हो गए। मैं हूं वंशज और आज मैं आपके लिए 20 मिनट रिवीजन सीरीज में लेके आया हूं मोशन इन अ प्लेन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 20 मिनट रिवीजन सीरीज में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको मैं रिवीजन करा सकूं और ये चैप्टर हम जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। तो कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो गाइस, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो नीट के लिए काफी सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई होप कि आपको उसके बारे में पता होगा। उसमें काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जाके आप उन बैचेस में एनरोल हो सकते हो। एम्स रैंकर बैच और काफी ऐसे बैचेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो आप उन बैचेस को एनरोल हो सकते हो। इंग्लिश वर्ड आप कोड यूज करना गाइज, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा इंग्लिश वर्ड कोड है। इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। 10% ऑफ देखने को मिलेगा आपको। लाइव डाउट आप अपने सॉल्व करवा सकते हो और इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वहां पे, जहाँ पे आप अपने डाउट्स तुरंत पूछ सकते हो और हर एक चीज वहां पे क्विजेस भी होती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं, जाके आप उसको एनरोल कर सकते हो। सो इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंग्लिश वर्ड कोड लगा के उन सब में एनरोल हो सकते हो। सो आज हम करने वाले मोशन इन अ प्लेन वेक्टर्स। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सम हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। जिसमें दोनों होता है वो वेक्टर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है ये, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, चाहे वो फोर्स हो गया, चाहे वो वेलोसिटी हो गया। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी के अलावा भी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब क्या देख सकते हो, ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। ठीक है, अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में, मैं दिखाता हूं, ये होता है रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ए और बी वेक्टर के बीच का जो होता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं और इसका जो रिलेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और दोनों ये सब वेक्टर्स होते हैं, जनरल चीज़ें जो आपको पता होगी। और ये देख सकते हो, जैसे ये वाला अगर बी है ये, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट जो होगा वो बी कॉस थीटा होगा और इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा बी साइन थीटा। ये नॉर्मल सी चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो ये एक जनरल चीज़ है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। चलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सेम रिलेशन इसमें भी आता है, बट इसमें देखो कुछ ये अंतर है। देखो एक ए वेक्टर ये रहा, एक ये बी वेक्टर है, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट। तो ये देखो हमेशा, जैसे अगर ए वेक्टर ऐसा है और ये ऐसा है तो हमेशा रिजल्टेंट बीच में आता है। तो आपको जनरल चीज़ जो आपको डेफिनेटली पता होगी, है ना, वही बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो ये नोट्स आपको बहुत अच्छे लगने चाहिए, बहुत मेहनत से बनाए हैं। सो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो आर जो हमारा आया उसका भैया मैग्नीट्यूड क्या है, वो है ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर देगा, तो उनके मैग्नीट्यूड निकाल के आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नीचे और ये अब देखो मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बताना है। वही r की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला ये वाला आपको लर्न करना है। अब डायरेक्शन के लिए आपको अल्फा निकालना पड़ता है। अब देखो क्या है अल्फा, क्या है a और r के बीच का एंगल। और थीटा क्या था, थीटा तुम्हें पता होना चाहिए। थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे ए वेक्टर ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। और अल्फा है हमारा ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल देख सकते हो रिजल्टेंट और ए के बीच का। तो ये tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा इज अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो कैसे आए, ये अल्फा है हमारा और देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सबको पता है, नॉर्मल मैथ्स की चीज़ें होगी जो कि 10th में पढ़ी थी। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये बी साइन थीटा, और बेस क्या है, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये बेस बनता है। इस वाले, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल की, तो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर और ये दोनों का एडिशन बना मुझे देगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा ये रहा, और बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन में बस एक काम करना है, माइनस लगा देना है, जो कि मेन फॉर्मूले में ये रहा वो रहा माइनस। बाकी सब चीज़ सेम है, देख सकते हो। यहाँ भी देखो tan अल्फा वाले फॉर्मूले में भी यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया है, ऊपर वाले में प्लस था। तो यार ये इतनी जनरल चीज़ है कि इससे डायरेक्ट सवाल पूछता है, पर थोड़ा कम पूछता है। मेन इस चैप्टर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि आने वाले पार्ट में आने वाला है। स्केलर प्रोडक्ट, आपको स्केलर प्रोडक्ट पता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है कि आई डॉट आई कैप जो होता है वो 1 होता है, याद रखना है ना। और ऐसी जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के 1 होता है। ठीक है, जबकि वेक्टर, जबकि बात करूँ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल उल्टा होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो देखो काफी लोग समझते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस हमेशा आता है, तो ये एक थ्योरी वाला पार्ट है जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। और आपको बात करूँ डॉट प्रोडक्ट में तो आप कॉस थीटा लगाते हो और क्रॉस प्रोडक्ट में आप साइन थीटा लगाते हो। बहुत जनरल चीज थी, है ना।
अब मेन चीज, और आपको हाँ जैसे मैंने आपको बता दिया डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई होता है 1, ऐसी यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई 0 होता है, और जैसी जे डॉट जे 0 होता है, के डॉट के 0 होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, दिखाता हूँ, ये ऐसे बनता है, रुक जाओ, जे और ये होता है के, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, आई क्रॉस जे होता है के, ऐसे उल्टा घुमा के आपको पता होगा इस बारे में। अब चलते हैं रिलेटिव मोशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। रिलेटिव मोशन का कोई भी मतलब नहीं है अगर हम ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस को ना लें, तो बिना रेफरेंस या फिर ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन का कोई रियल मीनिंग नहीं है। अब रेनमैन प्रॉब्लम की बात आती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर देखो मान लो ये वेस्ट है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो एक लड़का है वेस्ट की तरफ जा रहा है, जो रेन है डायरेक्टली साउथ के ऊपर उसके मुंह पे पड़ रही है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं नेगेटिव ले लूं ऑफ मैन, मतलब अगर वेस्ट में जा रहा है, अगर मैं चाहता हूं उसकी ईस्ट में डायरेक्शन, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। मान लो अगर कोई वेस्ट में जा रहा है और हमें उसकी डायरेक्शन ईस्ट में लेनी है, तो उसको मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करूंगा उसकी ईस्ट में डायरेक्शन लेने के लिए, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा लिया। और ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है भाई, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को ये रेन कैसी दिख रही है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हूं और मेरे ऊपर डायरेक्टली बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूं, किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा जब आप भाग रहे हो बारिश में, तो आपको रेन अपने सीधा मुंह सर पे गिरती हुई नहीं दिखेगी, आपको लगेगा कि आपके ऊपर किसी एक एंगल से पड़ रही है रेन। अगर आप भागोगे, अगर आप सीधे खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो सीधा मेरे सर पे गिर रही है, टॉप मतलब सीधे टॉप पे गिर रही है। पर अगर आप भागोगे या फिर आप गाड़ी में होगे तो आपको लगेगा एक एंगल पे गिर रही है, तो उसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस एंगल पे गिर रही है उस एंगल को मैं आके अभी बताऊंगा वो कौन सा एंगल है, वो है हम थीटा एंगल लेते हैं, और बताऊंगा कि हम किस एम्ब्रेला, जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, कि हम एम्ब्रेला को किस एंगल पे लगाएं जिससे हम रेन से बच सकें। क्योंकि अगर ऐसे लगाओगे और रेन तो सीधा मुंह पे पड़ेगी, भीग जाओगे, फिर घर जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और मम्मी डांटेंगी फिर। तो आपको एक एंगल पे आपको करना पड़ेगा जिससे आप बच जाओ बारिश से, ठीक है। अब देखो वो एंगल क्या होता है, tan थीटा अगर मैं बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या चीज है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं इधर लिखूं ऐसे करके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ मैन, और बेस हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी है, और मैं तो कहूँ आप इसको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो या फिर आप बना भी सकते हो अगर आप चाहो। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाता है। इसी प्रकार से अगर रिजल्टेंट निकालो तो वही √VR² + VM²। अब आपको हो गया, आपने जो पूरा बताया वो VA² + B² + 2AB cos थीटा, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, ये देख सकते हो, ये थीटा जो है ये वाला बड़ा भाई बड़ा थीटा, दो वेक्टर के बीच में होता है थीटा एंगल, ना कि ये थीटा यहाँ की बात हो रही है ना। तो थीटा अगर 90 तो cos 90 की वैल्यू बताओ 0 होती है, तो 2AB cos थीटा वाली टर्म पूरी 0 हो जाती है, इसलिए रिजल्टेंट यहाँ पे हमारा ये निकल के आता है। जनरल चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अगर आपको ना समझ में आया हो रेनमैन प्रॉब्लम वाला कंसेप्ट, तो आप मेरी एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन पे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छे से उसको और डीपली कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। स्विमिंग इनटू द रिवर वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। देखो पहला कंसेप्ट क्या, अगर देखो जो रिवर है वो एक डायरेक्शन में चल रही है और वेलोसिटी ऑफ मैन भी एक डायरेक्शन में, मतलब रिवर भी ऐसे चल रही है और मैन भी ऐसे चल रहा है, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, है ना, मैन की रिवर के साथ ऐड हो जाएगी और आराम से तेजी से आगे बढ़ सकेगा वो। पर अगर दूसरे कंसेप्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। दूसरे कंसेप्ट में बात करूं अगर मैं, तो दूसरे कंसेप्ट में क्या है कि रिवर ऐसे जा रही है पर कोई जो मैन है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप बहाव के दूसरी तरफ से आओगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड कम है। जब कितना भी तेज पैर चलाओगे आप थोड़ा, आपको लगेगा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। पर अगर वहीं आप बहाव के रास्ते में जाओ तैरोगे तो आपको लगेगा बहुत आसानी से मैं तैर पा रहा हूँ। तो ये वही है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आता है, पर जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है। देखो इसमें क्या है, अगर आप देखो ऐसी रिवर है और आप एक तट से दूसरे तट पे जाने की कोशिश कर रहे हो, रिवर लगातार बह रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बह रही है रिवर, और आप यहाँ से जाना चाह रहे हो इस वाले पॉइंट पे, तो कैसे जाओगे आप, क्योंकि रिवर जो होगी आपको कोशिश करेगी आप ऐसे जाओगे, जैसे आप यहाँ पे आपने पैर रखा, आपको लगेगा मैं सीधा जाने वाला हूँ, पर नहीं, आप जाओगे ऐसे, और ऐसे जाओगे तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आपको पहुँचना है सामने। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ से आप ये वेलोसिटी ऑफ मैन आप अपने एक एंगल पे आप घुसे, अब क्या है, रिवर इस डायरेक्शन में ये रही, तो आप एक रिलेटिव आपका एक रिजल्टेंट बन जाएगा आपकी वेलोसिटी का, वो होगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का खेल है सभी। अब देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। एक एजम्पशन लिया है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, मतलब हम जो है हम तेज़ी से तैर रहे हैं रिवर के कंपैरिजन में। अब आगे चलते हैं और इसको हम थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं।
बहुत बढ़िया। अब इसमें 3 चीज़ आती है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग और मिनिमम टाइम, इन तीनों से डायरेक्ट सवाल आता है, फॉर्मूला लर्न कर लो डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखो ये डी डिस्टेंस है, रिवर का पूरा विड्थ हो गया, ठीक है। अब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, v sin थीटा को वेलोसिटी ऑफ रिवर में बोलूंगा। आप बोलोगे क्यों ऐसा, ये जो हमारा v है इसका ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा v cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो v sin थीटा वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। अगर मैं बात करूँ sin थीटा की यहाँ से वैल्यू, तो VR/v, इससे बाहर इस टॉपिक से अगर आया फॉर शॉर्टेस्ट पाथ तो इन दोनों फॉर्मूले से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, जो बहुत जनरल चीज़ थी, लर्न कर लो। मैं तो कहूँ डायरेक्ट टाइम ऑफ क्रॉसिंग वाला भी फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लो, d/v cos थीटा। समझना हो तो समझ सकते हो, देखो ये रहा d, ये वाला इसका इधर वाला कॉम्पोनेंट बोलूंगा तो v cos थीटा बोलूंगा मैं, और बस यही हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल बहुत बचपन से पढ़े आ रहे हो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d दे रखा है और स्पीड हमारी v cos थीटा हो गई, रख लिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम, बहुत आसान चीज़ थी। अब बात करते हैं फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में भी देखो सेम चीज़ है, वही रिवर इधर जा रही है और वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव जो रिजल्टेंट हो गया वो इधर आ गया। टाइम मिनिमम लगेगा वो लगेगा d/v, डायरेक्टली फॉर्मूला है ना। बस ये 3 फॉर्मूला है तुम्हें जो लर्न करने हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। इन 3 फॉर्मूले के बाद डायरेक्टली सवाल तुम्हारा बनने लगेगा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पता है यार तुम लोग को, देखो ये वाई एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस हो गई। अगर किसी बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया तो ये यू स्पीड से ऊपर जाएगा। ये हो गई मैक्सिमम हाइट की, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हाइट है नीचे से, ये हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी दूर तक वो जाके गिरा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कि देखो जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से नीचे टच कर रहा है यू से, और ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक्स डायरेक्शन में वो रहती है यू cos थीटा। वो हर जगह पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी यू cos थीटा, जबकि टॉप पोजीशन पे जो वाई एक्सिस वाली स्पीड है वो 0 हो जाती है। अभी बताऊंगा तुम लोग को, देखो यहाँ लिखा हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे Vx जो होगी यू cos थीटा होगी और Vy 0 हो जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, बहुत आसान है, लर्न कर लेना। हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब ये एक आइडेंटिटी है, sin 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, तो r का फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी। डायरेक्टली सवाल आता है, 3 चीज़ें बता दी मैंने, हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो ये प्लीज़ लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ पे एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो है h/r, मतलब मैक्सिमम हाइट है ये, मैक्सिमम हाइट है ये, और ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज लिख देता हूँ मैं से। तो इन दोनों का एक रिलेशन है, h/r इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, जिस एंगल से आपने फेंका है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा, ना कि वर्टिकल के साथ। देखो तुम्हारा दोबारा दिखवा लूँ, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा, ना कि वर्टिकल के, वर्टिकल साथ होता तो ये होता है एंगल, तो फिर हमारे कंपोनेंट्स लेके मामला गड़बड़ हो जाता है ना, चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, इसको लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स tan थीटा माइनस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करोगे आंसर तुम्हारा निकल के आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी, है ना। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी लोग छोड़ देते हो, तो ये फॉर्मूला अगर नहीं किया तो इससे डायरेक्टली सवाल आ जाता है, फिर पछताना मत, और थोड़ा आलस मत करना इन फॉर्मूलेस को लर्न करने में, थोड़ा चैप्टर हल्का सा फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ एडिशन करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुमसे कोई पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2h/g, तो इससे भी डायरेक्टली कोई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अलग है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तुम लोग को पता है, मैं बता भी देता हूँ, रुक जाओ, एक अलग सेपरेट पेज पे बता देता हूँ, रुक जाओ उसको, मतलब तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, हटो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना। इसमें क्या होता है, देखो ऐसे है, यहाँ से अगर तुमने कोई चीज़ फेंकी है ना, इसको कहते हैं यू स्पीड से फेंकी, यहाँ पे है ना, ऊपर से फेंकी, ये हाइट ऐसे तुम्हें दे रखी है, ठीक है, और ये तुम्हारी मैक्सिमम रेंज आती है, इसको मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके हिट हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते हैं वो होता है √2h/g, सॉरी कि मैं इसको बाद में ऐड कर रहा हूँ, और रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है u √2h/g, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। अब ऊपर चलते अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पे चलते हैं, और वो है लास्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सर्कुलर मोशन तुम लोग को पता है। अब क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, इसका d थीटा बाई dt होता है, तुम लोग को पता है। और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, d ओमेगा बाई dt, जैसे पढ़ा नहीं है, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ऐसे यहाँ पे तुमने किसको करा है, v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और तुमने x को रिप्लेस कर दिया थीटा से, और a को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, बस ये 3 चीज़ हुई हैं। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी सबको याद होता है, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन लगा हुआ है यहाँ पे।
ओमेगा का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2π/t, और t की जगह f कैसे लिख दिया, क्योंकि f जो होता है वो होता है 1/t। f होता है यहाँ पे, f को बहुत लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। दो फॉर्मूले, ओमेगा स्क्वायर r होता है और एक होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला v = ओमेगा r। ठीक है, v होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है हमारा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और r होता है रेडियस, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ar दे रखा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ये वाला, इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल। ये क्या होता है at, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि देखो टेंजेंट पे लग रहा है, ये यहाँ लगेगा तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, ये सब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, ये देखो ये आता है रिलेशन की नेट क्या है एक्सेलरेशन का, इसके बीच का ये जो नेट ही, तो देखो शुरू में रिजल्टेंट बताया था, लास्ट में भी रिजल्टेंट बता रहा हूँ, इसका क्या करोगे AC² + AT², cos 90 यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए 0 हो जाएगा, तो वो टर्म हट जाएगी। tan अल्फा का फिर से वही बात है, AT/AC। tan थीटा क्या होता है बताया मैं तुम लोग को, परपेंडिकुलर/बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर होगा AT और बेस होगा AC। इसको रब कर देते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। नेट फोर्स भी पूछता है कभी कभार, तो ये होता है बस, ठीक है, FC² √ FT²। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर, हमने बहुत जल्दी रिवाइज किया है। नो कि अगर आपको लगे कि मैंने बहुत जल्दी बता दिया सब कुछ, जो वीडियो की स्पीड है आप थोड़ा कम कर सकते हो, बट मैंने पूरी कोशिश करी मैं जल्दी जिनको देखो जो पढ़े होंगे इस चैप्टर को उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को जरा सा भी समझ नहीं आया, जो पार्ट समझ नहीं आया कमेंट्स में बताओ, या फिर दोबारा एक बार वीडियो देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी है। और अगर जब भी समझ में ना आए तो मैंने आपकी पूरी सुविधा के लिए ये नोट्स अपनी वेबसाइट पे दे रखे हैं, ये PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम एक बार जल्दी से मैं लिखवा दूं यहाँ पे, वरना कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, www.engworld.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाओ, PDF ले लो, डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, फर्स्ट पोस्ट आपको मिल जाएगा इसका बस। और शेयर करो यार सबसे ज़्यादा। बस एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ लास्ट में, थैंक यू, ठीक है, कि आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, और आप मुझे DM कर सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी लगता है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो सारे चैप्टर्स की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जब तक के लिए गुड बाय।